तो कल अपन बात कर रहे थे अबाउट ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। चलिए एक बार अपन रिवाइज करते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। तो हमने कहा था कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले अपन ने बात करी म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। किसने प्रपोज करी थ्योरी? ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी के अंदर कहा कि म्यूटेशन रैंडम है और डायरेक्शनलेस है। फिर इन्होंने कहा सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन को क्या कहते हैं? म्यूटेशन, सॉल्टेशन कहेंगे। फिर अगली बात इन्होंने कही कि जो म्यूटेशंस हैं वो इनहेरिटेबल है कि नहीं। इन्होंने कहा इनहेरिटेबल है। फिर आगे अपन ने बात करी हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी कि चेंज होती रहती है? कांस्टेंट रहेगी। फिर इन्होंने कहा कि ये जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है इसको हम जो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू समझा सकते हैं और एलील फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना होता है? 1। अगली बात यहां पे रखी गई कि जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसको अफेक्ट करने वाले जो 5 फैक्टर्स हैं उन 5 फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले अपन ने बात करी म्यूटेशन, दूसरा जीन रिकॉम्बिनेशन, तीसरा जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट और पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। फिर हमने कहा कि म्यूटेशन है यूनिवर्सल सोर्स ऑफ वेरिएशन। म्यूटेशन के बाद दूसरा कौन आया? जीन रिकॉम्बिनेशन। तो हमने कहा रिकॉम्बिनेशन है मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन। रिकॉम्बिनेशन के बाद अगली अपन ने बात करी जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो की। तो जो जीन माइग्रेशन है उसमें मेंबर्स एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जा रहे थे। एलील फ्रीक्वेंसी केवल ओरिजिनल पॉपुलेशन में चेंज या दोनों में? अगर जीन माइग्रेशन बार बार हो तो क्या बोलोगे? जीन फ्लो कहा जाएगा। जीन माइग्रेशन के बाद हमने कहा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो सडन चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद अगला अपन ने लिया यहां पर नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में जिन मेंबर्स के पास फेवरेबल कैरेक्टर हैं उनको ब्रीड करने के चांसेस मिलते हैं ज्यादा, तो उनकी प्रोजेनीज भी होंगी ज्यादा, तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे। फिर अपन ने कहा अगली बात कि जो यहां पर नेचुरल सिलेक्शन है उसके टाइप होते हैं 3। पहला टाइप है बैलेंसिंग। किसे फेवर करना है? एवरेज को, यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर की पेरिफेरल? सेंट्रल कैरेक्टर को। बैलेंसिंग का एग्जांपल अपन ने लिया सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया। फिर अगला आया डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल में हमने कहा कि वन ऑफ द पेरिफेरल कैरेक्टर इज फेवर्ड, या तो स्मॉल को या फिर लार्ज को फेवर किया जाए। तो ग्राफ की पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल अगर अपन लें तो हमने लिया इंडस्ट्रियल मेलेनेज्म, दूसरा हाई मिल्क यील्ड इन वेराइटीज ऑफ काउ। फिर अगला अपन ने लिया डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग। अगर बोथ द पेरिफेरल कैरेक्टर्स आर फेवर्ड, तो अगर दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर्स को फेवर किया जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव। फिर अपन ने बात करी ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले अर्थ पे क्या मौजूद थे? जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल में। क्या हमें पता है कि कैसे कन्वर्ट हुए थे? नहीं। यही जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल थे इससे ओरिजिनेट हुई फर्स्ट सेल। कितने साल पहले? 2000 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुई, इसी फर्स्ट सेल में जब म्यूटेशन हुआ तो इससे कौन बना? फोटो ऑटोट्रोफ। फोटो ऑटोट्रोफ में कौन सी रिएक्शन होती थी? कौन सी रिएक्शन हो रही थी? लाइट रिएक्शन। तो अपन ने कहा कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर को स्प्लिट किया तो क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन रिलीज हुई तो इसके बाद जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग से कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। फिर हमने कहा कि यूनिसेलुलर से अब कौन आई? मल्टी सेलुलर फॉर्म।
मल्टी सेलुलर में हमने कहा कि इनवर्टिब्रेट कितने साल पहले बन गए थे? 500 मिलियन ईयर एगो। फिर अपन ने कहा कि इनवर्टिब्रेट के बाद फिर हमने कहा कि यहाँ पे जॉलेस फिशेस कब इवॉल्व हुई? 350 मिलियन ईयर एगो। जॉलेस फिशेस 350 मिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुई और इसी के साथ इवॉल्व कौन हुआ? सीलाकैंथ। सीलाकैंथ के जो फिन थे वो स्ट्रॉन्ग और स्टाउट थे। रहती कहां थी? वाटर में। पर कहां जा सकती थी? जमीन पर। तो लैंड पर जा सकती थी और घूम फिर के वापस आ जाती थी। तो हमने पहले से एक्सटिंक्ट मान लिया था। फिर हमें ये मिली कब? 1938। कहां मिली? साउथ अफ्रीका में। दूसरी तरफ हमने कहा कि जो है लगभग 320 मिलियन ईयर एगो पाए जाते थे सी वीड एंड फ्यू प्लांट्स। फिर अपन ने कहा कि जब एनिमल्स लैंड पर आए उस समय जमीन पर प्लांट्स पहले से मौजूद थे, प्लांट वाइड स्प्रेड थे। फिर अपन ने कहा कि यही प्लांट्स में से अगर हम बात करें तो जो फर्न यानी कि टेरिडोफाइट थे, इन टेरिडोफाइट से ही फॉर्मेशन किसका हुआ है? कोल डिपॉजिट्स का। यानी कि जितने भी अपने पास आज कोयले के भंडार हैं वो सारे इन्हीं फर्न से बने हैं। तो अपन अभी तक जो बात कर चुके हैं एनिमल्स में वो हमने सीलाकैंथ तक बात कर ली है ना। तो अपन अभी तक बात कर चुके हैं सीलाकैंथ। अब ये जो सीलाकैंथ है अब यहां से आगे की कहानी देखते हैं। तो ये जो सीलाकैंथ है यही इवॉल्व हुई अर्ली एम्फीबियंस में। ये इवॉल्व किसके अंदर हुई? एम्फीबियंस में। या अपन कहें कि इवॉल्व हुई एम्फीबियन के एंसेस्टर्स के फॉर्म में। तो किसके फॉर्म में इवॉल्व हुई? एम्फीबियन एंसेस्टर्स या अर्ली एम्फीबियंस के फॉर्म में इवॉल्व हुई। ये जो अर्ली एम्फीबियंस हैं इन अर्ली एम्फीबियंस के बारे में सबसे पहली बात कि देयर इज नो स्पेसिमेन लेफ्ट। यानी कि क्या आज हमारे पास इसका कोई भी अभी तक जो बात कर चुके हैं एनिमल्स में वो हमने सीलाकैंथ तक बात कर ली है ना। तो अपन अभी तक बात कर चुके हैं सीलाकैंथ। अब ये जो सीलाकैंथ है अब यहां से आगे की कहानी देखते हैं। तो ये जो सीलाकैंथ है यही इवॉल्व हुई अर्ली एम्फीबियंस में। ये इवॉल्व किसके अंदर हुई? एम्फीबियंस में। या अपन कहें कि इवॉल्व हुई एम्फीबियन के एंसेस्टर्स के फॉर्म में। तो किसके फॉर्म में इवॉल्व हुई? एम्फीबियन एंसेस्टर्स या अर्ली एम्फीबियंस के फॉर्म में इवॉल्व हुई। ये जो अर्ली एम्फीबियंस हैं इन अर्ली एम्फीबियंस के बारे में सबसे पहली बात कि देयर इज नो स्पेसिमेन लेफ्ट। यानी कि क्या आज हमारे पास इसका कोई भी फॉसिल है? नहीं, हमारे पास इनके कोई भी फॉसिल नहीं है। तो अर्ली एम्फीबियंस जो आई इनके कोई भी फॉसिल नहीं है। दूसरी बात, ये जो अर्ली एम्फीबियंस थे यही अर्ली एम्फीबियंस इवॉल्व हुए फ्रॉग और सैलामेंडर के फॉर्म में। तो मतलब आजकल के जो फ्रॉग हैं, सैलामेंडर हैं, इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है बेटा? एम्फीबियन एंसेस्टर से फॉर्मेशन हुआ। और फिर ये जो एम्फीबियन एंसेस्टर्स थे यही एम्फीबियन एंसेस्टर्स आगे चल करके ये इवॉल्व हुए किसके अंदर? अर्ली रेप्टाइल में। तो अपन ने कहा कि यही आगे चल करके इवॉल्व किसके अंदर हो गई? अर्ली रेप्टाइल्स में। तो हमने कहा कि ये इवॉल्व हुए अर्ली रेप्टाइल्स। तो ये अर्ली रेप्टाइल्स के अंदर इवॉल्व हो गए। तो मतलब कि रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन किससे हुआ है? एम्फीबियन से। पर क्या फ्रॉग और सैलामेंडर से हुआ है? नहीं, फ्रॉग और सैलामेंडर तो बहुत बाद में आए। पहले जो अर्ली एम्फीबियंस थे उन्हीं अर्ली एम्फीबियंस से ही अर्ली रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हो गया। अब ये जो अर्ली रेप्टाइल्स हैं इन अर्ली रेप्टाइल्स के बारे में देखिए। ये जो अर्ली रेप्टाइल थे इन्हीं से फॉर्मेशन हुआ है आजकल के क्रोकोडाइल। किसका फॉर्मेशन हुआ? क्रोकोडाइल। फिर अपन ने कहा क्रोकोडाइल के अलावा लिजर्ड और टर्टल का। तो इन्हीं से फॉर्मेशन हुआ है क्रोकोडाइल, लिजर्ड और टर्टल का। यही जो अर्ली रेप्टाइल थे अब इन अर्ली रेप्टाइल्स में से ये कहां पर मौजूद थे? तो अपन ने कहा कि देवर प्रेजेंट ऑन लैंड।
कहां पाए जा रहे थे? लैंड पर। तो अपन ने कहा कि जो एम्फीबियन थे वो एम्फीबियन तो रिप्रोड्यूस या ब्रीड कहां पे करते थे? पानी में, क्योंकि उनके एग के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी। यहां एग पर प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, तो अपन ने कहा कि ये ले करते थे थिक शेल्ड एग। तो इन्होंने क्या ले किया बेटा? थिक शेल्ड एग ले किए। मतलब इनके एग के ऊपर क्या यहां पर एक थिक शेल या कवरिंग पाई जाती थी? यस। और ये जो थिक शेल्ड एग थे, तो इस शेल की वजह से ही था कि इनके एग्स धूप में सूखते नहीं थे। तो अगर धूप में नहीं सूखते थे, तो इसका मतलब है कि अब एग्स भी कहां ले किए जा सकते थे? जमीन पर या लैंड पर ले किए जा सकते थे। अब यही जो अर्ली रेप्टाइल थे, इन्हीं अर्ली रेप्टाइल से इवोल्यूशन किसका हुआ? डायनासोर का। इन्हीं से इवोल्यूशन किसका हुआ? डायनासोर का। तो अपन ने कहा कि इन्हीं से इवोल्यूशन हुआ डायनासोर का। और ये जो डायनासोर्स यहां इवॉल्व हुए, तो इन डायनासोर्स में से अपन ने कहा कि सबसे बड़ा कौन था? तो इनमें सबसे बड़ा था टी-रेक्स। तो बिगेस्ट किसे कहा गया? टी-रेक्स को। यानी कि टायरेनोसोरस रेक्स सबसे बड़ा था। ये जो टायरेनोसोरस रेक्स था, इसके बारे में कहा कि इसकी हाइट कितनी थी? 20 फीट। हाइट कितनी रही बेटा? 20 फीट। फिर अगला कहा कि हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। तो इसके पास पाए जाते थे ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। तो अपन ने कहा कि ये ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ इनके पास पाए जा रहे थे। ठीक। अब अगर आप देखें, जब से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए और तब से लेकर के जब डायनासोर्स आए, इस बीच में लगभग टाइम कितना था? 200। तो अपन ने कहा कि फॉर 200 मिलियन ईयर्स, कितने साल तक? 200 मिलियन ईयर्स तक रेप्टाइल्स डोमिनेटेड। तो इस टाइम तक डोमिनेट कौन कर रहे थे? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स ने यहां पे डोमिनेट किया। तो अपन ने कहा कि रेप्टाइल यहां पर कर रहे थे अर्थ पे डोमिनेट। अब यहां जो डायनासोर्स इवॉल्व हुए, इन्हीं डायनासोर के साथ यही जो अर्ली रेप्टाइल थे, इन्हीं अर्ली रेप्टाइल में से आगे कुछ इवॉल्व हुए। और इनमें से कहा कि सम वेंट बैक टू वाटर। इनमें से कुछ वापस से लौट करके कहां चले गए? पानी में। तो अपन ने कहा कुछ लौट करके चले गए पानी में। और यहां नाम किसका आता है? इक्थ्योसॉर। किसका नाम आता है? इक्थ्योसॉर का नाम आता है। तो यहां लौट करके वापस से पानी में कौन गया? इक्थ्योसॉर। और ये घटना कितने साल पहले हुई? 200 मिलियन साल पहले। कितने साल पहले? 200 मिलियन साल पहले इक्थ्योसॉर जो कि रेप्टाइल था, वो लौट के कहां चला गया? पानी में। अब ये जो डायनासोर हैं, इन डायनासोर्स के बारे में आगे बात करें, तो जो डायनासोर्स हैं, ये डिसअपियर कितने साल पहले हुए? तो अपन ने कहा कि ये डिसअपियर हुए अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो। कितने साल पहले? 65 मिलियन ईयर्स एगो ये डिसअपियर हुए। अब इनके डिसअपियर होने के दो कारण कहे जाते हैं। पहला तो इसके डिसअपियर होने का कारण कहा जाता है कि क्लाइमेटिक चेंज। पहला अपन क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक चेंज किल्ड देम। तो क्या हुआ कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो पहला तो कहा कि इनकी डेथ किसकी वजह से हुई? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। जो एस्ट्रॉइड आकर के टकराया था अर्थ पे, जिसकी वजह से डायनासोर्स की डेथ हुई थी, उसका नाम था चिक्स क्लब एस्ट्रॉइड करके कहा जाता है। तो गूगल बाबा बुद्धिमान है। हाँ, मैंने कहा था ना कि इसका नाम क्या है? चिक्सलब इम्पैक्टर करके या चिक्सलब एस्ट्रॉइड करके कहा जाता है। और इसकी वजह से अब आप सोचो, ये जो था, इसका डायमीटर लगभग लगभग 10 किलोमीटर था। जो एस्ट्रॉइड आया था वो छोटा मोटा नहीं था। कितना? 10 किलोमीटर के आसपास इसका डायमीटर था।
ये अर्थ पे जहां आकर के टकराया मैक्सिको के पास, वहां पे इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बना। जो गड्ढा बना उसको अपन बोलते हैं चिक्स क्लब, जो है क्या नाम देते हैं, क्रेटर। जो चिक्स क्लब क्रेटर है उसका डायमीटर लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सोचो इतना बड़ा एस्ट्रॉइड आकर के अर्थ पे टकराया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चिक्स क्लब क्रेटर है ये लगभग मैक्सिको के पास और सी के लगभग पास में ही है। अगर यही एस्ट्रॉइड कुछ सेकंड बाद आया होता, तो कुछ सेकंड बाद आता तो ये धरती पे न टकरा करके कहां चला जाता, सी में। और अगर ये सी में चला जाता तो आपको क्या लगता है कि जितना बड़ा या जितने मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ, क्या उतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ होता? नहीं। अगर उतना बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता तो पूरे इवोल्यूशन का कोर्स चेंज हो जाता कि नहीं? तो इसीलिए तो हमने कहा था कि इवोल्यूशन स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर। तो भाई चांस था कि वो जो इंपैक्टर था वो आकर के टकराया कहां, धरती पे। अगर वो आके समुद्र में गिरता तो ठीक है, हो सकता है 100 500 1000 2000 डायनासोर मरते, सुनामी जैसा कुछ आया होता। पर ऐसा थोड़े होता कि सारे के सारे डायनासोर गायब हो जाते। तो अपन ने कहा कि एक तो क्या है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इनकी डेथ हुई। दूसरा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड। तो अगला अपन क्या कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर इवॉल्व हो गए, और इवॉल्व हो करके इनसे फॉर्मेशन किसका हुआ, बर्ड्स का। तो अपन ने कहा कि इनमें से ज्यादातर इवॉल्व किसके अंदर हो गए, बर्ड में। तो बर्ड्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, डायनासोर से। अपन जानते हैं कि रेप्टाइल और बर्ड के बीच की मिसिंग लिंक कौन है, आर्क्योप्टेरिक्स से। अब ये जो डायनासोर हैं, ये डायनासोर तो निपट गए। अब यहां पे क्या रहा कि स्मॉलर रेप्टाइल्स, जो उस समय के छोटे रेप्टाइल थे, ये छोटे रेप्टाइल वहां पर क्या कर गए, सरवाइव। तो अब यहां पर क्या किया, छोटे रेप्टाइल्स ने क्या कर लिया, सरवाइव। देखो हुआ क्या, जब ये इंपैक्टर आके टकराया तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन की वजह से खूब सारा धूल धुआं उड़ा। और ये कहा जाता है कि अर्थ के सरफेस से लगभग 10 किलोमीटर की हाइट तक पूरा एकदम धूल और धुएं ने पूरी अर्थ को कवर कर लिया। कवर करने की वजह से सनलाइट आना बंद। अब सनलाइट आना बंद तो अर्थ का टेम्परेचर होना कम। तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ, कम। जब अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ तो ये डायनासोर क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे। तो अब इनमें से जो बड़े रेप्टाइल यानी कि डायनासोर थे, वो तो बेचारे कहीं जाके छिप भी नहीं सकते थे। तो वो ओपन टू एयर रहे, और कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से फाइनली उनकी डेथ हो गई। वहीं पर उस समय के जो छोटे रेप्टाइल रहे होंगे, लिजर्ड स्नेक जैसे कुछ रेप्टाइल, वो सारे के सारे क्या हुआ, कोई केव में चला गया, कोई अर्थ में कहीं और उसको सर्वाइव वगैरह मिला वहां पे चला गया। तो वहां अर्थ की हीट की वजह से उसने सरवाइव कर लिया। जबकि बड़े जो डायनासोर थे, वो सारे के सारे बड़े डायनासोर क्या हो गए, खत्म। अब जैसे ही डायनासोर खत्म हुए, तो अब आपको नहीं लगता कि मैमल्स के राज्य करने का समय आ गया? तो अपन ने कहा कि व्हेन डायनासोर या व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, तो जब डायनासोर कम हुए, मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। तो यानी कि जब ये डाउन हुए तो इसके बाद अब अर्थ पे राज किसका हो गया, मैमल्स का। तो मैमल्स भी इवॉल्व किससे हुए थे, रेप्टाइल से ही। अब आप देखिए, जो फर्स्ट मैमल थे, ये फर्स्ट मैमल के बारे में हमने कहा कि फर्स्ट मैमल जो थे ये कुछ श्रू लाइक इंसेक्टिवोर थे। तो अपन ने कहा कि ये थे श्रू लाइक इंसेक्टिवोर। ये फर्स्ट मैमल थे जो कि इवॉल्व हुए या अर्थ पे आए। अब ये जो मैमल्स थे, मैमल्स ने आखिर डोमिनेट किया क्यों? तो पहली बात तो ये है कि जो यंग वंस थे, ये यंग वंस वर प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर।
तो यंग वंस को प्रोटेक्ट करता था इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। तो मतलब कि अगर मदर के अंदर डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, सर्वाइवल के चांसेस बढ़े। मतलब कि एग्स अगर ले करके कहीं छोड़ दिए जाए, एग्स अगर कहीं डिपॉजिट कर दिए जाए, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई प्रेडेटर आकर के उसे खा पी के निपटाएगा। जबकि अगर यंग वंस को कैरी किया जाए मदर की बॉडी में, मदर की वोम में, तो उस केस में किसी भी प्रेडेटर के आकर के उससे डिस्ट्रॉय करने के या मारने के चांसेस कंपैरेटिवली क्या रहे, कम। दूसरा रहा कि मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट। मैमल्स कंपैरेटिवली क्या थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। तो ये जो है सेंस कर लेते थे और अवॉइड कर सकते थे डेंजर को। तो मैमल्स ने क्या किया कि यहां पर सेंस किया और अवॉइड किया डेंजर को, तो इस वजह से आगे चल करके अब अर्थ पे डोमिनेट किसने किया, मैमल्स ने। अब यहां जब कहानी आई मैमल्स के बारे में, तो अब देखो दो बातें। अब इसके बाद देखिए, तो ये एक जगह है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। इसका नाम क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहां रह रहे हैं कार्निवोर। नॉर्थ अमेरिका में कौन रह रहा है, कार्निवोर। और यहां नॉर्थ अमेरिका के बाद ये जगह है जिसका नाम है साउथ अमेरिका। तो ये जगह बेटा कौन सी आ गई, साउथ अमेरिका आ गई। ये जो साउथ अमेरिका है, यहां पे हॉर्स, बियर, रैबिट, ऐसे एनिमल्स हैं, यानी कि ये सारे एनिमल्स क्या है बेटा, हर्बीवोर। ये एनिमल क्या है, हर्बीवोर। जब तक नॉर्थ और साउथ अमेरिका अलग अलग रहे, तब तक तो कोई समस्या नहीं थी कि भाई तुम यहां रहो हम वहां रह रहे हैं। दोनों के बीच में ओशियन मौजूद था। तो ओशियन के होने की वजह से न यहाँ के एनिमल इधर जा सकते थे, न इधर के एनिमल इधर आ सकते थे। बाद में क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बाद में क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो अब इसके बाद ऑपरेट हुआ यहां कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से नॉर्थ अमेरिका ने, या रादर एनसीईआरटी की भाषा में अगर अपन कहें, कि जो साउथ अमेरिका है ये जाके जुड़ा नॉर्थ अमेरिका से। तो क्या हुआ, साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका ने जाकर के अब ज्वाइन किसके साथ कर लिया बेटा, नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन किया। जब अगर नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन किया, तो अब ज्वाइन करने के बाद बताओ, अगर ये दोनों मिल जाएंगे, तो अब आपको क्या लगता है कि अब डोमिनेट कौन करेगा, नॉर्थ अमेरिका के एनिमल की साउथ? क्योंकि ये कौन है, कार्निवोर है, ये खा पी के निपटा देंगे। तो अपन ने कहा कि अब यहां पर जो नॉर्थ अमेरिकन फौना था, तो यहां पर नॉर्थ अमेरिकन फौना ने अब क्या किया, डोमिनेट। तो अपन ने कहा नॉर्थ अमेरिकन फौना अब करने लगा डोमिनेट। अब डोमिनेट किसे किया, साउथ अमेरिकन फौना को। तो नॉर्थ अमेरिकन फौना ने जाकर के डोमिनेट कर लिया साउथ अमेरिकन फौना को। इन द सेम फैशन, पहले क्या था, रेस्ट ऑफ अर्थ। ये किसके साथ जुड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहले बाकी दुनिया किसके साथ जुड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। मतलब पहले हम ये मानते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड तक हमारी अर्थ पे जितना भी भूभाग है, जितनी भी जमीन है, वो सारा एक कॉमन मास के फॉर्म में थी। मतलब तब जो है ऐसा नहीं था कि लैंड मासेस के बीच में ओशियन होते थे, सारा का सारा लैंड मास एक साथ मौजूद था। साउथ, क्योंकि ये कौन है, कार्निवोर है, ये खा पी के निपटा देंगे। तो अपन ने कहा कि अब यहां पर जो नॉर्थ अमेरिकन फौना था, तो यहां पर नॉर्थ अमेरिकन फौना ने अब क्या किया, डोमिनेट।
तो अपन ने कहा नॉर्थ अमेरिकन फौना अब करने लगा डोमिनेट। अब डोमिनेट किसे किया? साउथ अमेरिकन फौना को। तो नॉर्थ अमेरिकन फौना ने जाकर के डोमिनेट कर लिया साउथ अमेरिकन फौना को। इन द सेम फैशन पहले क्या था? रेस्ट ऑफ अर्थ, ये किसके साथ जुड़ी थी? ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहले बाकी दुनिया किसके साथ जुड़ी थी? ऑस्ट्रेलिया के साथ। मतलब पहले हम ये मानते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड तक हमारी अर्थ पे जितना भी भूभाग है, जितनी भी जमीन है, वो सारा एक कॉमन मास के फॉर्म में थी। मतलब तब जो है ऐसा नहीं था कि लैंड मासेस के बीच में ओशियन होते थे। सारा का सारा लैंड मास एक साथ मौजूद था। तो ये जो लैंड मास एक साथ मौजूद था, इसको अपन नाम देते थे पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया। बाद में हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइस एज मूवी के अंदर दिखाया ना। तो वैसे ही अब यहां पे क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कौन सेपरेट हुआ? ऑस्ट्रेलिया। तो अपन ने कहा ऑस्ट्रेलिया अब यहां पे क्या हो गया? सेपरेट। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, तो इसीलिए यहां ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स हैं, ये मार्सुपियल्स ने क्या किया? सरवाइव। मार्सुपियल ने क्या किया? सरवाइव किया। तो मार्सुपियल यहां सरवाइव कर पाए। अब बात आती है कि इससे पहले अगर मैं देखूं तो रेप्टाइल्स में ज्यादातर तो जमीन पे रहे, पर हमने इक्थियोसॉर के बारे में कहा कि लौट के कहां चला गया था? पानी में। तो अब बात आती है कि मैमल्स जिन्होंने अर्थ पे डोमिनेट किया, क्या मैमल्स में से भी कुछ मेंबर ऐसे थे जो कि पानी के अंदर चले गए? यस। आपने कहा कि जैसे आप नाम ले लो, यहां पे व्हेल है, डॉल्फिन है, सी काऊ है। तो ये जो एनिमल्स हैं, दे आर मैमल्स दैट लिव होली इन वाटर। तो ये पूरी तरीके से कहां रहते हैं? पानी में। तो मतलब ऐसा नहीं था कि केवल रेप्टाइल्स ही लौट करके पानी में गए। मैमल्स के इवोल्यूशन के बाद मैमल्स में से भी कुछ ऐसे रहे जो लौट करके वापस कहां चले गए? पानी में। पीछे वाले पे आए। क्या बेटा? फियरसम। फियरसम का मतलब है डरावने। ये यहां पे लिखा कि ये जो 200 मिलियन है, वो अपन ने लिया कि जब अर्ली एम्फीबियन से अर्ली रेप्टाइल इवॉल्व हुए, तो रेप्टाइल्स ने इवॉल्व होने के बाद लगभग 200 मिलियन साल तक डोमिनेट किया। हमने कहा कि रेप्टाइल्स का डोमिनेंस खत्म हुआ डायनासोर के साथ 65 मिलियन साल पहले। तो मतलब कि लगभग रेप्टाइल इवॉल्व कब हुए होंगे? 265 मिलियन साल पहले। वहां से लेके 200 मिलियन साल तक रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया। जो बिगेस्ट है वो अपन कहते हैं डायनासोर्स में सबसे बड़ा था टी रेक्स या टायरेनोसोरस रेक्स।
अभी बात करेंगे ना, पहले इतना लिख तो लो। थोड़ा बहुत भले पढ़ लो, ज्यादा नहीं पूछते इससे। नीट नहीं पूछता, बाकी कोचिंग से अपने क्वेश्चन बना बना के पूछती रहती है, नीट नहीं पूछता इसे। नीट में अभी तक इस पे बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि बात ये, उन्हें साल में से 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं और मुझे इससे 300 क्वेश्चन बनाने होते हैं। क्या बेटा? इसका मतलब है कि जो ये अर्ली एम्फीबियंस थे, उनके कोई भी फॉसिल अब हमारे पास है नहीं। मतलब कि या तो इनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट जैसी थी कि वो जो बॉडी थी वो फॉसिलाइज नहीं हो पाई, तो इनका कोई भी स्पेसिमेन हमारे पास नहीं है। वो हमने पता इसलिए लगाया क्योंकि हमने देखा कि भाई जो एम्फीबियंस हैं, उनके कुछ कुछ कैरेक्टर फिशेस से मैच करते हैं, तो इसका मतलब है फिशेस से इवॉल्व हुए होंगे। तो अब सबसे पहले कौन बने थे वो अपने को नहीं मिले, तो हमने कहा सबसे पहले कोई तो रहा ही होगा। तो हमने कहा कोई था, पर कौन था ये हमें पता नहीं है। अगले पेज पे आए, किसी बच्चे का रहा? मजबूत मतलब, मजबूत मतलब है स्ट्रॉन्ग। एक मतलब एक टर्म हुई स्ट्रॉन्ग, मतलब ताकतवर। स्टाउट मतलब हार्ड जैसा। तो कुछ हार्ड या हाँ कठोर कह सकते हैं। क्योंकि अगर चलना है तो बॉडी वेट लेने के लिए आपको न केवल स्ट्रेंथ चाहिए, बल्कि आपको एक हार्डनेस की भी जरूरत है। क्या बेटा? श्रू मतलब होता है छछूंदर, तो उसके जैसे इंसेक्टिवोर थे। जो इंसेक्ट को खाता हो उसको कहेंगे इंसेक्टिवोर। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अर्थक्वेक भी एक वजह कही जा सकती है। मेन ये है, अर्थ के नीचे अपन बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें जब मूवमेंट होता है, तो अगर स्लाइट मूवमेंट हो तो उसे आप अर्थक्वेक के फॉर्म में देखते हैं। अगर वही मूवमेंट बहुत लार्ज स्केल पे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरे अर्थ का जो आपका लिथोस्फीयर है जहां पे सारे कुछ जमीन है, वो सारा इधर से उधर मूव कर जाएगा। तो उसी को नाम दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगर सोचो फिर से एक बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो
और पेंजिया फिर से बन जाए तो हवाई जहाज की जरूरत खत्म, है ना। बीच में कई सारे छोटे छोटे देश होंगे जिनका तो अस्तित्व ही गायब कर देगा। कभी जब आइस एज मूवी देखी है कि नहीं? आइस एज में दिखाया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे और क्या क्या होता है। हाँ, बढ़े आगे। मेटाथीरियन कहते हैं मार्सुपियल्स को, और यूथीरियन कहा जाता है प्लेसेंटल मैमल को। ये आपके पास दो घटनाएं हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। इन दोनों में से बताओ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कब हुआ? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब जब हैबिटेट टूट गया हो। ऑस्ट्रेलिया वाले केस में हैबिटेट क्या हुआ? फ्रेगमेंट हो गया ना, टूट गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मान लो अगर सपोज यहां से वहां तक एक जंगल है, सारे एनिमल्स आराम से इधर से उधर आ जा सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी बारिश में अचानक से लैंडस्लाइड वगैरह हुई और उसकी वजह से यहां से एक बड़ी सी नदी बहने लगे। तो अगर नदी बहने लगेगी तो जितने एनिमल्स हैं, क्या आप इधर के एनिमल उधर की तरफ जा पाएंगे? नहीं। तो पहले इन एनिमल्स के लिए हैबिटेट इतना बड़ा था, अब वही हैबिटेट क्या हुआ? छोटा छोटा हो गया। उसकी वजह से क्या होगा? अब इधर के एनिमल्स अलग इवॉल्व करेंगे और इधर वाले एनिमल अलग इवॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। एनसीईआरटी की समरी में ढूंढो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन वर्ड मिला? समरी में देखो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। मिला? अंडरलाइन कर दीजिए। समरी में एक और लाइन ढूंढो, ब्रांचिंग डिसेंट इज बेस्ड ऑन होमोलॉजी। लाइन मिली? और क्या अब हम इतना लिख चुके हैं? आगे बढ़े? तो देखिए, क्या बेटा? पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब अगर ओरिजिन भी पास पास का हो और बाद में कैरेक्टर्स भी अगर पास पास के आते हैं तो हम उसे बोलते हैं। हम्म, चलो, अब जरा एक बार एनसीईआरटी के इस वाले फोटो पे आ जाते हैं, ठीक? और इस वाले फोटो को एक बार देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या क्या बातें कहना चाहती है यहां पर। तो सबसे पहले देखिए, हमने कहा था जब हम बात कर रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, तो अपन ने कहा था कि अर्थ का अब तक का जो टाइम है उसे सबसे पहले डिवाइड किसके अंदर करते हैं? एरा में। टोटल मिलाकर के अब तक जो एरा है इनका नंबर कितना है? 6। जो एरा है इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है पीरियड में। एरा को आगे डिवाइड किसके अंदर करते हैं? पीरियड में। और पीरियड को आगे डिवाइड किया जाता है इपॉक में। किसके अंदर डिवाइड करते हैं? इपॉक। पर जो इपॉक की आप बात करते हैं वो केवल सीनोजोइक एरा के अंदर बात करते हैं, बाकी में अपन बात नहीं करते। केवल कब बात करते हैं अपन? सीनोजोइक एरा के अंदर बात करते हैं। बाकी के एरा में हम इपॉक की बात नहीं करते।
इस कहानी को कुछ वैसे ही मान सकते हैं जैसे हम पूरे टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो हम ईयर में डिवाइड करते हैं, ईयर को हम मंथ में डिवाइड करते हैं, मंथ के अंदर वीक होते हैं। तो वैसे ही यहां एनसीईआरटी ने रेड कलर से जो नाम लिखे हैं वो किसके नाम है? एरा के। यहां कौन सा लिखा है? पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक है, फिर कौन है? सीनोजोइक। तो ये जो डायग्राम है इसे कहा जाता है क्लेडोग्राम। ये जो डायग्राम बना रहे हैं ना, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं? क्लेडोग्राम कहा जाता है। और क्लेडोग्राम के अपने कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले क्लेडोग्राम में नीचे की तरफ पहले का टाइम होता है, जबकि ऊपर की तरफ हमेशा मॉडर्न टाइम रखा जाता है। मतलब क्लेडोग्राम में आप कभी नहीं कर सकते कि सबसे ऊपर की तरफ आप पहले का टाइम रखें और नीचे की तरफ आप आज का टाइम रखें। मतलब ये जो टाइम है सबसे पहले का टाइम है, इधर जो सीनोजोइक है ये आज का टाइम है। ये क्लेडोग्राम का पहला नियम है। दूसरा क्लेडोग्राम का नियम होता है कि जो एनिमल्स, प्लांट्स आज पाए जा रहे हैं केवल वही टॉप तक जाएंगे, जो अब नहीं पाए जाते हैं उनको हम टॉप तक लेकर के नहीं जाते हैं। तो टॉप तक लेकर के केवल किसे जाएंगे? जो अभी पाए जाते हैं, जो नहीं पाए जा रहे उनको लेकर के नहीं जाएंगे। तो एनसीईआरटी ने मुझे एरा कितने दिखाए हैं? 3। पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। इनमें से जो मीसोजोइक है, ये मीसोजोइक अपन जानते हैं एज ऑफ रेप्टाइल है। प्लांट्स के केस में अगर बात करें तो मीसोजोइक को कहा जाता है एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसे? एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जबकि वहीं सीनोजोइक को हम बोलते हैं एज ऑफ एंजियोस्पर्म। तो मीसोजोइक को क्या बोलते हैं? एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। और सीनोजोइक को कहा जाता है एज ऑफ एंजियोस्पर्म। आज अगर हम देखें तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा नंबर में कौन पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म। तो इसीलिए आप इसे बोलते हैं एज ऑफ एंजियोस्पर्म। अब आगे देखें, ये जो एरा हैं इनको फर्दर आपने कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया है। सबसे पुराना पैलियोजोइक के अंदर था सिल्यूरियन, उसके बाद डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, फिर कौन आया? पर्मियन। तो सबसे पहले कौन सा था? सिल्यूरियन, उसके बाद आया डेवोनियन, डेवोनियन के बाद कार्बोनीफेरस, और कार्बोनीफेरस के बाद कौन आता है? पर्मियन आ जाता है। अब इसे मुझे सीक्वेंस में याद करना है क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछा जाए कि भाई पहले कौन सा पीरियड था, बाद में कौन सा आया। तो अपन एक शॉर्टकट याद कर सकते हैं सिड कैप के फॉर्म में। एस आई मतलब सिल्यूरियन, डी मतलब डेवोनियन, सी ए कार्बोनीफेरस और पी क्या हो गया? पर्मियन। ऐसे ही अगर मैं मीसोजोइक में देखूं तो ट्राइसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। कौन कौन है? ट्राइसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस आ जाते हैं। इनको आप टीजेसी के फॉर्म में याद कर सकते हैं। कैसे अपन याद कर लें? टीजेसी। तो अपन ने कहा कि इसको याद कर लेते हैं टीजेसी के फॉर्म में। फिर आप देखें सीनोजोइक में पहले जो था वो टर्शरी था, आजकल जो चल रहा है इसको हम बोलते हैं क्वाटनरी। पहले जो था उसको क्या कहा जाता था? टर्शरी। आजकल जो चल रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? क्वाटनरी। तो क्वाटनरी पीरियड आजकल चल रहा है, पहले कौन सा था? टर्शरी। अब यहां पर अगली बात देखिए, यहां पे हमने कहा था कि जो पीरियड्स हैं उसमें सीनोजोइक को एरा में से सीनोजोइक को अपन फर्दर इपॉक में डिवाइड करते हैं। पर एनसीईआरटी किसी भी इपॉक का नाम कहीं भी नहीं लेती है, तो अपने लिए ऐसा याद करना जरूरी नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब इधर आते हैं कि भाई इवोल्यूशन हुआ कैसे। सबसे पहले अगर आप देखें कौन थे? क्लोरोफाइट एंसेस्टर थे। ये क्लोरोफाइट थे कौन? तो अपन ने कहा कि ये थे एक्वेटिक थे, ग्रीन एल्गी थे। अगर मैं एल्गी कह रहा हूं तो यूनिसेलुलर थे कि मल्टी? एल्गी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं ना। ज्यादातर एल्गी में अगर अपन बात करें, मल्टी, पक्की बात। अच्छा, तो चलो, तो अपन ने कहा कि सबसे पहले कौन आई? क्लोरोफाइट। और क्लोरोफाइट के बारे में अपन ने कहा कि ये कौन थे? एक्वेटिक ग्रीन एल्गी थे। क्लोरोफाइट के बाद फिर इनसे कौन इवॉल्व हुआ? ट्रेकियोफाइट। ट्रेकियोफाइट से कौन आया? राइनिया टाइप प्लांट। और फिर कौन आया? सिलोफाइटन। क्योंकि ये सब एक साथ दे रखे हैं तो इसलिए हो सकता है किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाए कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है।
तो वो अपन याद कर सकते हैं CTRP के फॉर्म में, क्लोरोफाइट, ट्रैकियोफाइट, राइनिया टाइप और सिलोफाइट। अब देखिए एनसीईआरटी समझाना क्या चाहती है। ये जो क्लोरोफाइट हैं, इनसे एक तरफ तो इधर इवोल्यूशन किसका हुआ, तो अपन ने कहा क्लोरोफाइट से कौन इवॉल्व हुआ, ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट वाली लाइन अगर आप देखें तो ये टॉप तक जा रही है, क्योंकि ब्रायोफाइट अब तक पाए जाते हैं। इधर क्लोरोफाइट से ही कौन इवॉल्व हुआ था, ट्रैकियोफाइट। जो ट्रैकियोफाइट था, इस ट्रैकियोफाइट से कौन बना, आर्बोरिसेंट लाइकोपोड और हर्बेशियस लाइकोपोड बने। पर इनमें से आर्बोरिसेंट लाइकोपोड अब नहीं पाए जाते हैं, हर्बेशियस लाइकोपोड हालांकि अभी पाए जाते हैं। तो इधर ट्रैकियोफाइट से बना जोस्टेरोफाइलम, जोस्टेरोफाइलम से कितनी ब्रांच बनी, दो, आर्बोरिसेंट लाइकोपोड और हर्बेशियस लाइकोपोड्स। फिर यहां आए राइनिया टाइप प्लांट, राइनिया टाइप प्लांट से कौन आया, सिलोफाइटन। सिलोफाइटन से देखो स्फिनोप्सिड यानी कि हॉर्स टेल्स का डेवलपमेंट हुआ। पर ये जो स्फिनोप्सिड थे, इनको अगर आप देखें तो कार्बोनिफेरस के दौरान इनका नंबर काफी ज्यादा था। जो वेट है वो आपको नंबर बताती है। तो जो स्फिनोप्सिड हैं, उनका नंबर काफी ज्यादा कब था, कार्बोनिफेरस के दौरान। बाद में इनका नंबर कम हुआ, पर ये अभी तक पाए जाते हैं। सिलोफाइटन जो थे, सिलोफाइटन से ही डेवलप कौन हुए, यहां पे फर्न। सिलोफाइटन से ही डेवलप कौन हुए, गिंकोस। यहीं से डेवलप कौन हुआ, कोनिफर्स। अब यहीं से कौन डेवलप हुआ, प्रोजिम्नोस्पर्म। तो एक तो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस है कि ये चार का सीक्वेंस पूछ लिया जाए। दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म की जो लिनिएज है वो इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म आजकल ज्यादा पाए जाते हैं। तो पहले कौन थे, प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म से इवॉल्व कौन हुए, सीड फर्न। यही सीड फर्न थे जिनसे फॉर्मेशन किसका हुआ, कोल फॉरेस्ट का। ये जो सीड फर्न थे, इससे एक तरफ इवॉल्व कौन हुआ, साइकैड। और यही सीड फर्न से आगे चल करके इवोल्यूशन हुआ एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में पहले कौन आया है, डाइकॉट। बाद में कौन आए, मोनोकॉट। तो डाइकॉट का इवोल्यूशन पहले हुआ कि मोनोकॉट का, पहले कौन आए थे, डाइकॉट। मोनोकॉट आए कंपेटिबली बाद में। तो ये इतनी कुछ बातें हैं जो याद रख लेनी है। क्या क्या, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। तीनों एरा का सीक्वेंस याद रखना, कि सबसे पहले कौन था, पैलियोजोइक, फिर है मीसोजोइक, फिर कौन है, सीनोजोइक। एरा के अंदर पीरियड का सीक्वेंस सिड कैप और टीजेसी करके याद कर लेंगे। फिर अगला है ये सीटीआरपी अपने को याद कर लेना है, ठीक। फिर अपने को ये यहां सिलोफाइटन से प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न, फिर डाइकॉट और मोनोकॉट। इतनी चीजें हैं जो अपन इस डायग्राम में से सोच सकते हैं कि हाँ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट जैसी हैं। तो अगर इसमें से कुछ लिखना हो तो फटाफट लिखें। वैसे इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी तो आप आराम से लिख सकते हैं। अभी आ जाते हैं अपन आगे। हाँ, अब आते हैं अपन एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो अब एनिमल्स के मामले में अगर हम बात करें तो अपने को पता है कि इधर देखो जो कार्बोनिफेरस और पर्मियन था, यहां तक कौन चल रहा था, पैलियोजोइक। कौन चल रहा था, पैलियोजोइक। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस किसके अंदर आते थे, मीसोजोइक में। फिर इसके बाद टर्शरी और क्वार्टरी किसके अंदर आते हैं, सीनोजोइक के अंदर। सीनोजोइक को अपन क्या कहते हैं, एज ऑफ मैमल, क्योंकि इस टाइम पे मैमल डोमिनेट कर रहे हैं। वहीं पर जो मीसोजोइक है, इसे कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल। क्या बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है। तो अपन ने कहा कि यह है एज ऑफ रेप्टाइल। वहीं पर इधर पैलियोजोइक में जो कार्बोनिफेरस है, उसको अपन बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। पर उस पर अपन नहीं जाते, बस मैमल और रेप्टाइल याद रख ले, उतना अपने लिए काफी है। अब इस क्लेडोग्राम को याद रखने का तरीका यह है कि आप इसे लेफ्ट टू राइट मत याद करो, आप इसे याद करो राइट टू लेफ्ट, बहुत आसान हो जाता है। अर्ली रेप्टाइल थे, ठीक। अर्ली रेप्टाइल से आप देखो साइनेप्सिड का इवोल्यूशन हुआ। किसका इवोल्यूशन हुआ, साइनेप्सिड। साइनेप्सिड का मतलब है, हम अगर यहां पे देखें तो हमारे स्कल में यहां ओपनिंग्स पाई जाती है ना, तो जिनके अंदर यहां पे ओपनिंग हो उनको क्या बोलते हैं अपन, साइनेप्सिड कहा जाता है। तो यहां से इवोल्यूशन किसका हुआ, साइनेप्सिड का।
साइनेप्सिड से कौन बना? पेलिकोसॉर। इससे कौन बना? थेरेप्सिड। थेरेप्सिड से इवॉल्व कौन हुआ? मैमल। तो मतलब पहली मैंने लाइन याद करी, रेप्टाइल से साइनेप्सिड, पेलिकोसॉर, थेरेप्सिड, मैमल। फिर से वापस से रिपीट करेंगे। अर्ली रेप्टाइल से कौन? साइनेप्सिड, फिर पेलिकोसॉर, थेरेप्सिड और मैमल। अर्ली रेप्टाइल से कौन बना? साइनेप्सिड से पेलिकोसॉर। पेलिकोसॉर से कौन बना? थेरेप्सिड से मैमल। तो अर्ली रेप्टाइल, साइनेप्सिड, पेलिकोसॉर, थेरेप्सिड और फिर कौन? मैमल। यानी कि इधर की इतनी कहानी आपकी हो गई खत्म। अब आ जाते हैं इधर। ये जो अर्ली रेप्टाइल थे, इसी से एक तरफ इवोल्यूशन किसका हुआ? सौरोप्सिड का। कौन इवॉल्व हुआ? सौरोप्सिड। सौरोप्सिड जो थे, अब सौरोप्सिड से वापस से फिर इधर वाली लाइन पकड़ लो। कौन इवॉल्व हुआ? थीकोडोंट। ऐसे एनिमल जिनके अंदर टीथ जॉ बोन के सॉकेट में मौजूद हो। टीथ कहां हो? जॉ बोन के सॉकेट में। तो उन एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। तो अगर टीथ हो जॉ बोन के सॉकेट में, तो एनिमल को क्या कहोगे? थीकोडोंट। अब देखो थीकोडोंट से कौन कौन इवॉल्व हुआ। तो थीकोडोंट से आपको दिखता है क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड। अगर आप ध्यान दें तो डायनासोर वाली लिनिएज एकदम टॉप तक नहीं गई, क्योंकि डायनासोर आगे चल करके क्या हो गए थे? गायब। लगभग कब गायब हुए? क्रिटेशियस के दौरान। लगभग कब गायब हुए? क्रिटेशियस के दौरान। जुरासिक में इनका नंबर काफी ज्यादा रहा, क्रिटेशियस में जाकर के इनका नंबर कंपेटिवली क्या हो गया? कम। आपने कितना कहा था? 65 मिलियन साल पहले कहा था ना। तो देखो 100 और 50 के बीच में है ना, तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि लगभग 65 मिलियन साल पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। तो अगला मैंने याद किया कि सौरोप्सिड से कौन आया? थीकोडोंट। थीकोडोंट से कौन कौन आया? क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड। कौन कौन आया? क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड। ये क्लेडोग्राम आपको ये भी याद दिला देता है कि जो डायनासोर के एंसेस्टर्स रहे होंगे, उन्हीं एंसेस्टर से इवोल्यूशन किसका हुआ है? बर्ड का। अब देखिए आपने इधर का यहां तक का पोर्शन आपने कंप्लीट कर दिया। अब बचा इधर का पार्ट। तो हमने कहा एक है टर्टल जिसको हम जानते हैं, दूसरा लिजर्ड भी अपन जानते हैं, स्नेक हम जानते हैं, सब रेप्टाइल में आते हैं। चौथा एनिमल दिया है टुआट्रा। ये टुआट्रा मिलता है न्यूजीलैंड में, भारत में नहीं होता, न्यूजीलैंड में है। वहां का नेशनल एनिमल है, प्रोटेक्टेड एनिमल है। मतलब बीच में टुआट्रा का नंबर बहुत ज्यादा कम हो गया था, तो एकदम प्रोटेक्टेड एनिमल है, इसकी हंटिंग मना है, रेप्टाइल के अंदर आता है। और ये जो टुआट्रा है, इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। टुआट्रा को और क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल। क्योंकि पहले हमने मान लिया था कि टुआट्रा जैसे गायब हो गए, बाद में हमको जिंदा मिला, तो टुआट्रा को और क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल। कहां मिलता है? न्यूजीलैंड में। तो अपन ने कहा कि यहां पर टर्टल है, लिजर्ड है, स्नेक है और टुआट्रा है। इन सबका इवोल्यूशन किससे हुआ है? सौरोप्सिड से। इनका इवोल्यूशन किससे हुआ? सौरोप्सिड। तो मैंने याद कैसे किया? अर्ली रेप्टाइल से पहले कौन बना? साइनेप्सिड। साइनेप्सिड से कौन बने यहां पर? पेलिकोसॉर, थेरेप्सिड और फिर मैमल। अर्ली रेप्टाइल से सौरोप्सिड बने, सौरोप्सिड से थीकोडोंट, थीकोडोंट से क्रोकोडाइल, बर्ड और डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ। यही सौरोप्सिड से इवोल्यूशन हुआ है स्नेक, लिजर्ड, टर्टल और टुआट्रा का। तो ऐसे करके अगर मैं इस क्लेडोग्राम को राइट टू लेफ्ट याद करूं तो याद करना कंपेटिबली आसान है, याद हो जाएगा। तो बस 2-4 बार पढ़ लेना। बहुत ज्यादा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैं जब अगर क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं, तो मैं हो सकता है यहां से क्वेश्चन दूं, बट एज सच नीट इससे पूछता हो ऐसा नहीं है। तो अपने को नीट के ओरिएंटेशन को ध्यान में रखना है कि नीट बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता। अब आता है चैप्टर का अपना लास्ट पार्ट जो है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो अब अपने को बात करनी है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ये बहुत जरूरी चीज है। तो अब जरा ध्यान दें, ह्यूमन इवोल्यूशन को
ध्यान से सुनते जाना एक बात। ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाने वाली जो थ्योरी है उसको कहा जाता है डबल माइग्रेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी समझाती है? डबल माइग्रेशन थ्योरी। डबल माइग्रेशन थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान दो बार ग्रेट माइग्रेशंस हुए हैं। दो बार क्या हुए हैं? ग्रेट माइग्रेशंस हुए हैं। ग्रेट माइग्रेशन होने का मतलब है कि दो बार हुआ है जबकि ह्यूमन ने बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन किया। पहली बार जब माइग्रेशन किया तो वो था होमो इरेक्टस। पहली बार जिसने माइग्रेशन किया वो कौन था? होमो इरेक्टस। दूसरी बार जो माइग्रेशन किया वो प्री हिस्टोरिक मैन यानी कि क्रोमैग्नन मैन था जिसने माइग्रेशन किया। तो दूसरी बार माइग्रेशन करने वाला कौन था? क्रोमैग्नन। अब जब बात आती है ह्यूमन इवोल्यूशन की तो हम हमेशा बात करते हैं अफ्रीका की। कहां की बात करते हैं? अफ्रीका। क्योंकि अपन कहते हैं कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन या ह्यूमन इवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है? अफ्रीका से। ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई? अफ्रीका। थ्री इडियट मूवी में अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें एक कैरेक्टर था चतुर। चतुर कहां से आया था? चतुर आया था युगांडा से। कहां से आया था? युगांडा से। अब देखो, ये जो अफ्रीका का मैप है इसमें ध्यान देते जाना। यहां पर ये जो जगह है इस जगह का नाम है इथियोपिया। ध्यान से सुनना, इस जगह का नाम क्या है? इथियोपिया। इसके पड़ोस में यह है सोमालिया। खूब बदनाम जगह है। यहां पे जहाजों को लूट लेते हैं। इधर क्या है? अगर आप देखें तो यहां पे ओशियन मौजूद है। तो क्योंकि ओशियन के किनारे है तो ऑब्वियस सी बात है इनको जहाज लूटने के मौके ज्यादा मिलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इसी को कहते हैं। ठीक। फिर अपन ने कहा इथियोपिया के पास में अगर आप देखें तो ये जगह है जिसको अपन कहते हैं तंजानिया। ये जगह कौन है? तंजानिया। तो इस जगह का नाम है इथियोपिया। ये जगह कौन है बेटा? इथियोपिया। और ये जो जगह है इसका नाम है तंजानिया। तो ये क्या है? बेटा अफ्रीका में थोड़े बिहार। इतना तो भूगोल पढ़ो। भूगोल पढ़ना इसीलिए जरूरी है। हाँ, अगर भूगोल नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही करोगे। तो तुम अफ्रीका में जाके बिहार ढूंढोगे तो कैसे काम चलेगा? सो लौट के वापस आते हैं। दो जगह के नाम हमने कौन कौन से लिए? इथियोपिया और तंजानिया। ये जो इथियोपिया और तंजानिया है दोनों के बीच में यहां पर ये मौजूद है युगांडा। ये जगह का नाम क्या है? युगांडा है। तो मतलब जो युगांडा है वो इथियोपिया और तंजानिया के बीच में है। अगर आप ध्यान दें तो इथियोपिया और तंजानिया ये दोनों अफ्रीका के मैप में ये जो डायरेक्शन है ये है ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। तो यानी कि मैं या तो इथियोपिया और तंजानिया कहूं या मैं ईस्ट अफ्रीका कह दूं, दोनों बातों का मतलब तो वही है। और थ्री इडियट में अगर चतुर को युगांडा से बुलाया गया था तो वो इसलिए क्योंकि युगांडा हमारे पूर्वजों का घर था। भाई तब ऐसा तो था नहीं कि तब इथियोपिया और तंजानिया जैसे देश होते थे। तब तो देशों का कोई अस्तित्व तो था ही नहीं। तो यानी कि हमारे एंसेस्टर लगभग यहां पूरे एरिया में घूमते रहे होंगे। तो इसीलिए अपन बात करते हैं ज्यादातर ह्यूमन इवोल्यूशन के मामले में ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के बारे में कि कहां पाए जाते थे? ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर मौजूद थे। तो अपन ने कहा एक जगह हो गई इथियोपिया, एक कौन सी है? तंजानिया। मैं चाहे इथियोपिया तंजानिया कहूं या मैं ईस्ट अफ्रीका कहूं, दोनों बातों का मतलब एक ही है। और ये कहानी आपको मैप से समझ में आ जाती है। अब बात आती है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे, कौन कौन सी स्टेजेस थी, कौन कौन से एंसेस्टर्स रहे। क्या आपको ये पीछे तक दिख रहा है या मैं लिखूं? दिख रहा है ना? तो मेरा लिखना बच जाएगा, बस इतना है। तो अब जरा कहानी ध्यान से सुने। आज से 15 मिलियन साल पहले, कितने साल पहले? 15 मिलियन साल पहले। तो हमने कहा कि आज से लगभग लगभग 15 मिलियन साल पहले दो भाई पाए जाते थे। कितने भाई थे? दो। एक का नाम था ड्रायोपिथेकस और एक का नाम था रामापिथेकस। तो एक भाई का नाम क्या था? ड्रायोपिथेकस। दूसरा कौन था? रामापिथेकस। ठीक। अब इनमें से
जो ड्रायोपिथेकस है उसको एक नाम और भी दिया जाता है, इसको प्रोकंसल भी कहा जाता है। ड्रायोपिथेकस को अपन एक और नाम क्या देते हैं? प्रोकंसल। अब इन दोनों भाइयों में था कि जो ड्रायोपिथेकस था वो क्या है, पूरे दिन पेड़ पे चढ़ा रहता था, ठीक, उसके जितने भी खेल थे सब पेड़ पे थे। और रामापिथेकस पूरे दिन जमीन पे रहता था। तो बताओ बंदरों जैसी हरकत कौन कर रहा था? तो क्या मैं ड्रायोपिथेकस को एप लाइक और रामापिथेकस को मैन लाइक कह दूं? तो दोनों में से एप लाइक कौन रहा? ड्रायोपिथेकस। इसके बारे में आपने कहा कि ये कैसा था? एप लाइक। क्यों कहा? क्योंकि रहता कहां था? पेड़ पे। ये ज्यादातर टाइम पेड़ पे रहता था। जबकि रामापिथेकस के बारे में कहा कि ये मैन लाइक था। मैन लाइक इसलिए कहा क्योंकि ये ज्यादातर टाइम कहां रहता था? जमीन पर। अब इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब हुआ ब्रेन का साइज। अगर आपको ब्रेन का साइज नापना है तो आपको वॉल्यूम के हिसाब से नापना पड़ेगा। और अगर वॉल्यूम नापेंगे तो वॉल्यूम में तो 3 डायमेंशन होती हैं। अगर 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम को नापने के लिए हम यूनिट यूज करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। कौन सी यूनिट? क्यूबिक सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ये लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। मतलब कि इनका जो दिमाग है वो आधे लीटर से भी छोटा था। तो अपन ने कहा लगभग 400 सीसी या 400 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर इनका ब्रेन था। अब ये दोनों भाई भाई थे तो भाई ठीक है, एक पेड़ पे रहता था एक जमीन पे, ये तो अंतर था। अब बात आती है कि भाई भाई हमने क्यों कहा? क्योंकि दोनों हेयरी थे। दोनों कैसे थे? हेयरी। हेयरी का मतलब है दोनों के शरीर पे खूब घने बाल पाए जाते थे, अनिल कपूर की तरह। अनिल कपूर की पुरानी मूवीज देखना, ठीक। तो क्या है कि अपन ने कहा कि दोनों कैसे थे? हेयरी, ठीक। और हेयरी के अलावा कहा वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। किसकी तरह वॉक करते थे? गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह। तो मैंने कहा कि हेयरी थे और ये किसके जैसा वॉक करते थे? गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह ये वॉक करते थे। गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह वॉक करने का मतलब है कि आपने अगर कभी भी किसी जू में या किसी वीडियो में इन्हें चलते देखा हो तो जब ये चलते हैं तो अपने हाथों का सहारा लेके चलते हैं। हमारी केस में हमारे हाइंड लिम्स की लंबाई ज्यादा है, फोर लिम्स की लंबाई कम है। जबकि इनके मामले में फोर लिम्ब की लंबाई ज्यादा होती है, हाइंड लिम्ब की लंबाई कम होती है। एक बार चाइना में एक जू में एक गोरिल्ला कुछ सेकंड या कुछ मिनट केवल दो पैरों पे, अपने पिछले दो पैरों पे चला था। तो उसका वीडियो लोगों ने बनाया और बना के इंटरनेट पे डाल दिया था। तो काफी ज्यादा फेमस सा वीडियो है। तो जब मैं कहता हूं कि वॉक लाइक गोरिल्ला इन चिंपैंजी, तो मतलब हमारी तरह चल रहे थे या हाथों का सहारा लेके? तो अपन ने कहा कि लगभग ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में कितने भाई थे? दो। एक का नाम था ड्रायोपिथेकस, दूसरे का नाम रामापिथेकस। दोनों में से पेड़ पे ज्यादा टाइम कौन रहा? ड्रायोपिथेकस। जमीन पे ज्यादा कौन? रामापिथेकस। दोनों के मामले में था हेयरी थे और गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? 400 सीसी। तो हम इनको नाम देते हैं एप। क्या कहा जाता है? एप कहा जाता है। तो इनको बेटा अपन क्या बोलते हैं? एप। क्योंकि इनके जो लक्षण हैं वो अभी भी इंसान जैसे तो नहीं है। तो इसीलिए ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों को ही क्या कहा जाता है? एप कहा जाता है। अब ये जो ड्रायो और रामापिथेकस थे, इसमें से ड्रायोपिथेकस से आगे चल करके इवोल्यूशन हुआ है एप्स का, जबकि रामापिथेकस से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का। तो ह्यूमन किससे इवॉल्व हुए? रामापिथेकस से। और जबकि एप किससे इवॉल्व हुए? ड्रायोपिथेकस से। तो इसका मतलब हुआ क्या एप हमारे एंसेस्टर हैं? नहीं। कहानी इतनी है कि हमारे पर बाबा और एप्स के पर बाबा दोनों भाई थे। एप हमारे एंसेस्टर नहीं है। हमारे परबाबा और एप्स के परबाबा वो दोनों क्या थे? भाई भाई थे। तो इस वजह से एप से हमारा कनेक्शन तो है, हमारा कनेक्शन है, पर एप्स हमारे एंसेस्टर नहीं है, ठीक। तो अपन ने कहा कि इधर जो रामापिथेकस था, अब इस पे ध्यान दो। रामापिथेकस से हमने कहा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। इससे अगला आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
इससे अगला कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मैंने ऑस्ट्रेलो शब्द अगर लिखा है तो इसका मतलब यहां पर साउथ है, न कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिस शब्द का मतलब होता है साउथ। ऑस्ट्रेलिया ग्लोब पे अगर आप देखें तो नॉर्थ पोल की तरफ है कि साउथ? ऑस्ट्रेलिया किधर है? साउथ पोल। ऑस्ट्रेलिया का ये नाम ही इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किधर है? साउथ पोल की तरफ। तो पहले क्या था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जाके पहुंचे। हालांकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में वहां की लोकल ट्राइब्स वगैरह रह रही थी। जब ब्रिटिश जाके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़ के गए थे कि ऑस्ट्रेलिस वर्ड का मतलब क्या है? साउथ। इनने जाके देखा कि ये जो जगह है ये साउथ पोल के पास है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और पहले ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि इनके यहाँ के जितने भी खूंखार खतरनाक अपराधी किस्म के लोग होते थे उन सबको पकड़ते थे और पकड़ के उन सबको ऑस्ट्रेलिया में छोड़ आते थे। ठीक? तो पहले ऑस्ट्रेलिया इनके लिए, जैसे अपने यहाँ अंग्रेजों ने भारत में काला पानी बना रखा था ना, तो वैसे ही अंग्रेजों के हिसाब से इंग्लैंड का काला पानी कौन था? ऑस्ट्रेलिया। तो वो ले जाके उन सबको ऑस्ट्रेलिया में पटक आते थे। तो ऐसे ही अपन ने कहा कि जब मैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहता हूं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब साउथ एप है। आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल ऑस्ट्रेलिया में मिले थे या ये कभी ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहां मौजूद था? अफ्रीका में। अब ध्यान दें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो फॉसिल सबसे पुराने हमको मिले हैं वो मिले हैं 3 से 4 मिलियन साल पुराने। कितने साल पुराने? 3 से 4 मिलियन साल पुराने। मतलब बीच के लगभग 12 मिलियन साल का हमारे पास कोई हिसाब नहीं है कि इसके बाद इनके बीच में कौन आया होगा, ये ड्रायोपिथेकस ही इतने समय तक बना रहा या क्या हुआ। पर अगले जो फॉसिल अपने को मिले वो किसके मिले? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। सबसे पुराने कितने साल पे पुराने मिले? 3 से 4 मिलियन साल पुराने। और उसके बाद लगभग 2 मिलियन साल पुराने तक फॉसिल मिले हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था 3 से 4 मिलियन साल पहले और वहां से लेकर के कब तक रहा? तो ये रहा 2 मिलियन साल पहले तक। आया कब? 3 से 4 मिलियन साल पहले। और वहां से लेकर के कब तक रहा? 2 मिलियन साल पहले तक ये रहा था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 3 से 4 मिलियन साल पहले से लेकर के 2 मिलियन साल पहले तक पाया जाता था। इसके अंदर क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 600 सीसी। और इसकी हाइट कितनी थी? 4 फीट। तो हाइट लगभग 4 फुट हुआ करती थी। ये सबसे पहला बाइपेड था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बाइपेड या फर्स्ट बाइपेड किसे कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटिंग तो करता था पर खाता क्या था? फ्रूट। हंटिंग करता था पर खाता क्या था? फ्रूट। तो आप देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम पे इंस्टाग्राम और फेसबुक तो था नहीं, बेचारा पूरे दिन टाइम पास कैसे करे? तो उसने टाइम पास करने के लिए अपने खेलने का तरीका क्या बनाया? हंटिंग। ध्यान दें, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रॉ मीट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मीट को डाइजेस्ट करना है तो उसका प्री कुक्ड होना जरूरी है। तो क्योंकि अब तक इन्होंने कंट्रोल्ड वे में फायर का यूज करना नहीं सीखा था, तो इसलिए ये क्या करते थे? हंटिंग तो करते थे पर हंटिंग या तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपने जो है एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए। पर खाते क्या थे? फ्रूट। और ध्यान रखना है, इन्होंने अब तक वेपन भी नहीं बनाए थे। मतलब आसपास अगर कहीं कोई पत्थर मिला तो उससे हंटिंग कर ली, कहीं कोई लकड़ी इनको दिखाई दी गई तो उसको यूज कर लिया। तो ये क्या हो गए थे? बाइपेड। अब बाइपेड हुआ तो पहली बार इसने सीधे खड़ा होना शुरू किया। मतलब ह्यूमन जैसे कुछ लक्षण आए कि नहीं? अगर ह्यूमन जैसे कुछ लक्षण आए तो मैं इसे नाम क्या दूंगा? एप मैन। क्या कहूंगा मैं इसे? एप मैन। तो एप मैन किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अगला जो आया उसका नाम था होमो हैबिलिस। नाम क्या था? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस आया है 2 मिलियन साल पहले। कितने साल पहले? 2 मिलियन साल पहले। अगर आप ध्यान दें तो 2 मिलियन साल पहले वाला जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर कितने तरीके के ह्यूमन पाए जा रहे थे? दो।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी तब तक जिंदा था और होमो हैबिलिस भी आ चुका था। तो मतलब कि अगर 2 मिलियन साल पुराने ह्यूमन के फॉसिल्स देखेंगे तो क्या आपको सारी बोन सिमिलर दिखाई देंगी या कुछ बोन अलग दिखाई देंगी? अलग दिखेगी ना, क्योंकि 2 मिलियन साल पहले न केवल ऑस्ट्रेलोपिथेकस था बल्कि होमो हैबिलिस भी आ चुका था। तो इसलिए 2 मिलियन साल पुरानी जो बोन आपको मिलेंगी उसमें कुछ बोन आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस की मिलेंगी और कुछ बोन आपको किसकी मिलेंगी? होमो हैबिलिस की। रादर होमो हैबिलिस तो अभी आया ही आया है, तो इसलिए इसकी बोन रहेंगी कम और ज्यादातर किसकी मिलेंगी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। इसीलिए एनसीईआरटी लाइन लिखती है, some of the bone discovered among the bones were different। एनसीईआरटी क्या लिखती है? some of the bone discovered among the bone were different। तो यानी कि कुछ बोन अलग थी। जो बोन अलग थी उन्होंने रिप्रेजेंट किसे किया? होमो हैबिलिस को। ये जो होमो हैबिलिस था इसने अब आगे क्या है कि पूरी तरीके से बाइपेड हो चुका था, तो अब हाथ इसके फ्री थे। अब अगर हाथ फ्री थे तो ह्यूमन शुरू से रहा तो है ही खुरापाती। तो इसने सोचा कि अब क्या करें, तो इसने कहा चलो हथियार बनाते हैं। तो इसने पहली बार क्या किया? टूल मेकर बना। ये कौन बना? टूल मेकर। इसने कहा यार हंटिंग के लिए अगर आसपास के पत्थर उठा के मारो तो एनिमल को लगते हैं, एनिमल मरता नहीं है, भाग जाता है। तो अपन एक काम करते हैं, पत्थर से पत्थर तोड़ेंगे और तोड़ तोड़ के नुकीले से पत्थर बनाएंगे और फिर बाद में क्या करेंगे? वो जो नुकीले पत्थर हैं उनको या तो अपन किसी बांस पे बांध लेंगे या अपन उन नुकीले पत्थरों को फेंकने में यूज करेंगे समहाउ। इसने पहली बार क्या किया? टूल्स बनाना शुरू किया। तो टूल मेकर किसे कहा जाता है? होमो हैबिलिस को। अब अगर टूल मेकर बना तो मतलब ह्यूमन जैसे लक्षण और बढ़ गए ना इसके। तो ये जो होमो हैबिलिस था इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी। कितनी थी बेटा? 650 से 800 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। यहां आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इसको फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कहा जाता है। या अपन इसे क्या बोलते हैं? होमिनिड। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग का मतलब क्या हुआ? होमिनिड। तो फर्स्ट होमिनिड किसे कहा जाता है? होमो हैबिलिस को। अब ये जो होमो हैबिलिस था इसके बारे में था कि हंटिंग तो करता था पर अभी तक फायर का यूज करना नहीं सीखा था। तो खाएगा क्या? फ्रूट। हंटिंग करी। अब अंतर समझो, क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटिंग करता था? यस। होमो हैबिलिस करता था? यस। पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस टूल बनाता नहीं था, होमो हैबिलिस ने टूल बनाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस दोनों में हंटिंग का पर्पस या तो प्रोटेक्शन या फिर एंटरटेनमेंट। दोनों में से किसी ने क्या मीट खाया? नहीं। दोनों खाते क्या थे? फ्रूट्स। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था अब इससे इवॉल्व कौन हुआ? होमो इरेक्टस। कौन आया? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इसलिए कहा जाता है कि पहली बार इसने देर तक खड़े रहना सीखा। इससे पहले क्या होता था कि जैसे अपन अपनी नीज थोड़ी सी बेंड करके खड़े हो, ऐसे करके। तो इससे पहले वाले जितने थे वो ऐसे करके खड़े तो हो लेते थे, पर इस पोस्चर में आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। पहली बार जो नी लॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप हुए, मतलब कि जब हम एक बार अगर सीधे खड़े हो तो क्या हमें सीधे खड़े रहने के लिए एफर्ट लगाना होता है? नहीं। वो चीज सबसे पहले किसके अंदर आई? होमो इरेक्टस में। तो इसीलिए आपने कहा कि इसने अब एकदम सीधे खड़े रहना सीख लिया। मतलब सोचो, अगर मैं मान लो ऐसे करके खड़ा हूं और एक कंडीशन है मैं ऐसे खड़ा हूं, तो इरेक्ट पोस्चर तो ये है ना। तो इसीलिए नाम इसको क्या मिला? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कितने साल पहले आया? 1.5 मिलियन साल पहले। और ये सबसे पहला था जिसने क्या किया? यूज करना शुरू किया फायर का। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फायर उससे पहले थी नहीं, थी। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ के ओरिजिन से ही फायर रही है। पर फायर का कंट्रोल्ड यूज, मतलब आग को जलाना कैसे है, बुझाना कैसे है, एक जगह तक लिमिटेड कैसे रखना है, ये सारी चीजें सबसे पहले करी किसने है? होमो इरेक्टस ने। जब इसने आग का यूज करना सीख लिया तो हंटिंग तो इसको विरासत में मिली थी। तो इसने क्या किया? हंटिंग के बाद एनिमल्स को पका के खाना भी शुरू किया।
तो सबसे पहली बार मीट खाना किसने शुरू किया? होमो इरेक्टस ने। पर ध्यान रखें, अगर ये मीट खाता था तो आप इसे कार्निवोर नहीं कहेंगे। ये मीट खाता था पर आप इसे कार्निवोर नहीं कहेंगे। कार्निवोर उसे कहा जाता है जो प्योरली मीट खाता हो, जैसे टाइगर है, जैसे अपन बात करें लॉयन है, ये कार्निवोर है। हम अगर ह्यूमंस में अभी की पॉपुलेशन में ही बात करें तो कई सारे लोग हैं जो मीट कंज्यूम करते हैं, तो क्या आप उन्हें कार्निवोर कह देंगे? नहीं। तो हम इसे कार्निवोर नहीं कहेंगे, हम ये जरूर कहेंगे कि ये मीट खाता था, मतलब बीच बीच में फ्रूट्स वगैरह भी खाता रहा होगा। तो अपन ने कहा इसका जो फॉसिल अपने को मिला वो जावा में कब मिला? 1981 में। जैसे ही नाम के आगे होमो आ गया, नाम के आगे क्या आ गया? होमो। तो मतलब अब ये कौन बन गया? मैन। होमो मतलब कौन हुआ? मैन। पर अभी इनके बारे में आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं प्री हिस्टोरिक मैन। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री न होने की वजह से क्या कहा जाता है? इसको प्री हिस्टोरिक मैन कहा जाता है। तो प्री हिस्टोरिक मैन में अपन ने किस किस को रख लिया है? होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। अब क्योंकि इरेक्टस ने सीधे खड़े रहना सीख लिया था, तो आपको नहीं लगता कि अब ये कहीं ना कहीं अपने घर से इधर उधर जाने की शुरुआत करेगा? तो अब क्या हुआ? होमो इरेक्टस ने अपने घर से इधर उधर निकलना शुरू किया। जब इसने निकलना शुरू किया तो होमो इरेक्टस में से कुछ माइग्रेट करके कहां गए? एशिया। कुछ माइग्रेट करके कहां गए? एशिया तक पहुंचे। जबकि वहीं पर ज्यादातर कहां बने रहे? अफ्रीका में ही। तो कुछ माइग्रेट करके कहां गए? एशिया में। ज्यादातर कहां रहे? अफ्रीका में। तो पहली बार एशिया के बाहर माइग्रेट किसने किया? होमो इरेक्टस ने। जो एशिया में माइग्रेट करके आए उनसे आगे चल करके इवॉल्व हुआ निएंडरथल मैन। कौन इवॉल्व हुआ है? निएंडरथल मैन इवॉल्व हुआ। निएंडरथल मैन का जो फॉसिल है वो डिस्कवर किसने किया? फुलरॉट ने। तो फुलरॉट ने यहां डिस्कवर किया था फॉसिल। तो अपन ने कहा फुलरॉट डिस्कवर्ड फॉसिल। तो होमो इरेक्टस का फॉसिल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था बेटा? फुलरॉट ने। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी। अब देखो, अफ्रीका में अगर हम बात करें तो अफ्रीका एकदम इक्वेटर पे आता है। इक्वेटर पे आता है मतलब गर्मी रहती है। अगर हम बात करें एशिया की, ये माइग्रेट करके कहां गया? एशिया में। एशिया में सारा एरिया तो इक्वेटर पे नहीं आता है, तो एशिया में तो कई सारी जगह पे खूब ठंडा भी है। जब अगर ठंडा है तो पहली बार इसको ठंड लगना शुरू हुई। जब ठंड लगना शुरू हुई तो इसने क्या किया? जानवरों को जिन्हें मारता था उन जानवरों की खाल को पहनना शुरू किया। तो जब जानवरों की स्किन को एज अ क्लोथ यूज किया जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? हाइड। तो अपन ने कहा यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट बॉडी। तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हाइड पहनना या जानवरों की खाल पहनना किसने शुरू किया था? निएंडरथल ने। अब निएंडरथल पहला था जिसने कहानियां बनाना शुरू किया। इसने कहा कि मरने के बाद की आगे की दुनिया है। इससे पहले कि जितने ह्यूमन थे उनका मानना यह था कि मर गई, उसके बाद कहानी पे फुल स्टॉप। इसने कहा ना, आगे भी दुनिया है, आगे की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। उस लंबी यात्रा पे ऐसे ऐसे करके जाना है। फिर उसके बाद उस लंबी यात्रा में अगर जाएंगे और आपके परिवार के बड़े बूढ़े जा रहे हैं तो रास्ते में उनको भूख भी लग सकती है, रास्ते में उनको अपने सामान की जरूरत भी पड़ सकती है। तो रास्ते में और वहां तक जाने के लिए उनका शरीर भी ठीक होना चाहिए, तभी तो जा पाएंगे। तो बाकी लोगों को लगा यार बात तो सही है। तो लोगों ने क्या किया? इनके जो डेड वंस होते थे, डेड वंस को मिट्टी में गाड़ना शुरू किया। ठीक। साथ में उनके यूज की जितनी भी चीजें होती थी वो यूज की चीजें भी रख देते थे। तो मतलब पहली बार मरने के बाद की कहानी, यानी कि रिलीजन या धर्म, उसके बारे में किसने सोचना शुरू किया? निएंडरथल ने। उससे पहले धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। जहां जो मर गया सो मर गया, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। ठीक। तो पहली बार डेड वंस को बरी करना किसने शुरू किया? निएंडरथल ने। तो निएंडरथल कब से कब तक पाया जाता रहा? 1 लाख से लेकर के 40,000 साल पहले तक निएंडरथल पाया जाता रहा। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल हो गया गायब। इधर
जो अफ्रीका में रह गए थे उनसे कौन बना? क्रोमैग्नन मैन। उनसे कौन बना? क्रोमैग्नन मैन। ये जो क्रोमैग्नन मैन बना, ये क्रोमैग्नन मैन को अपन कहें कि होमो सेपियंस कह दें। क्या कह सकते हैं? होमो सेपियंस। तो ये जो क्रोमैग्नन मैन था, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 सीसी। कितनी थी? 1650। मतलब हमसे ज्यादा है कि कम? तो मतलब हमसे ज्यादा बुद्धिमान रहा होगा कि कम? कम रहा होगा ना, क्योंकि सारी किताबें लिखने का ठेका तो हमारे पास है। तो हम अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को कैसे मान लें? आप सोचो, आज के समय पे आप होती थी, वो यूज की चीजें भी रख देते थे। तो मतलब पहली बार मरने के बाद की कहानी, यानी कि रिलीजन या धर्म, उसके बारे में किसने सोचना शुरू किया? निएंडरथल ने। उससे पहले धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। जहां जो मर गया सो मर गया, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। ठीक। तो पहली बार डेड बंस को बरी करना किसने शुरू किया? निएंडरथल ने। तो निएंडरथल कब से कब तक पाया जाता रहा? 1 लाख से लेकर के 40,000 साल पहले तक निएंडरथल पाया जाता रहा। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल हो गया गायब। इधर जो अफ्रीका में रह गए थे उनसे कौन बना? क्रोमैग्नन मैन। उनसे कौन बना? क्रोमैग्नन मैन। ये जो क्रोमैग्नन मैन बना, ये क्रोमैग्नन मैन को अपन कहें कि होमो सेपियंस कह दें। क्या कह सकते हैं? होमो सेपियंस। तो ये जो क्रोमैग्नन मैन था, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 सीसी। कितनी थी? 1650। मतलब हमसे ज्यादा है कि कम? तो मतलब हमसे ज्यादा बुद्धिमान रहा होगा कि कम? कम रहा होगा ना, क्योंकि सारी किताबें लिखने का ठेका तो हमारे पास है। तो हम अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को कैसे मान लें? आप सोचो, आज के समय पे आप केवल जीवन में एक काम के विशेषज्ञ होते हैं। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आप सिर्फ मेडिसिन के विशेषज्ञ बनेंगे। अगर एक डॉक्टर की कार खराब हो जाए तो उसे अपनी कार ठीक करना आता है? नहीं आता किसी को। फिर उसके बाद मैकेनिक को फोन किया जाता है। क्रोमैग्नन मैन को अपने जीवन के सारे काम खुद ही करने थे, कोई और नहीं था उसके काम करने के लिए। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मतलब कि उसे अपने लिए रास्ते खुद ढूंढने हैं, जंगल में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने हैं कि कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते। एनिमल्स देखने हैं, कौन से एनिमल से आपको नुकसान है, कौन से एनिमल से नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से उसने अपना ब्रेन अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग चीजों में यूज किया। तो मेरा ये मानना है कि शायद क्रोमैग्नन हमसे तो ज्यादा बुद्धिमान था। ठीक। तो अपन ने कहा कि क्रेनियल कैपेसिटी कितनी रही? 1650। ये जो क्रोमैग्नन मैन था, ये दूसरा ह्यूमन था जिसने अफ्रीका के बाहर माइग्रेट किया। जिसने अफ्रीका के क्या किया? बाहर माइग्रेट। और इस बार जब माइग्रेशन किया तो इसने बोट्स वगैरह को भी यूज किया, लकड़ी की नाव वाव बना के उससे भी माइग्रेट किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पे पहुंचा। और जब अलग अलग जगहों पर पहुंचा तो इससे अलग अलग रेसेस का फॉर्मेशन हुआ। जैसे आज हम ह्यूमन पॉपुलेशन को 6 अलग अलग रेसेस के अंदर डिवाइड करते हैं अपीयरेंस के बेसिस पर। जैसे कि अगर हम देखें, अफ्रीका में रहने वाले लोग अलग दिखाई देते हैं, चाइना में रहने वाले अलग दिखाई देते हैं, हम अलग दिखाई देते हैं, इंग्लैंड या अमेरिका में रहने वाले अलग दिखाई देते हैं। तो इस बेसिस पर हमने पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को 6 अलग अलग रेसेस में डिवाइड कर रखा है। तो इधर क्रोमैग्नन मैन ने दूसरी बार क्या किया? एशिया के बाहर माइग्रेट किया अक्रॉस कॉन्टिनेंट, और डेवलप किसके अंदर हुआ? रेसेस में। यही क्रोमैग्नन मैन था जिसने सबसे पहले केव आर्ट शुरू करी। यानी कि अब ये खाली टाइम पे जिन गुफाओं में रहता था, उन गुफाओं में इसने क्या किया? शार्प ऑब्जेक्ट से केव आर्ट वगैरह बनाना शुरू करी। जब केव आर्ट की बात आती है तो एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका केव्स का नाम आता है। एमपी में डिस्ट्रिक्ट कौन? रायसेन। केव्स का नाम क्या है? भीमबेटका केव्स। इससे इवॉल्व कौन हुआ? मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन कितने साल पहले? लगभग हम 10,000 मानते हैं, यानी ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज 75,000 से लेकर के 10,000 ईयर एगो तक थी। फिर कहा इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1450 सीसी। फिर कहा कि मॉडर्न मैन ने ही यहां पर क्या किया? एग्रीकल्चर की शुरुआत करी। और एग्रीकल्चर की शुरुआत जो करी है,
ये कितने साल पहले करी है? 10,000 साल पहले। फिर अपन ने कहा कि मॉडर्न मैन जो आया, इसी मॉडर्न मैन के समय पे तो अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ, और जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो सभ्यताएं धीमे धीमे करके गायब भी हुई। जैसे अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, तो ये जो सिविलाइजेशंस हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस है ना, इनका राइज हुआ, और राइज के बाद ये सिविलाइजेशन क्या कर गई? डेक्लाइन। तो अपन ने कहा कि यहां पर राइज और डेक्लाइन हुआ अलग अलग सिविलाइजेशंस का। तो ध्यान रखें, वहां एनसीईआरटी सिविलाइजेशंस लिखती है, सिविलाइजेशन नहीं कहती। मतलब एनसीईआरटी ये नहीं कहती है कि मॉडर्न मैन पहले ज्यादा सिविलाइज था, या बीच में ज्यादा सिविलाइज हुआ अब सिविलाइज नहीं है, नहीं। एनसीईआरटी कहती है सिविलाइजेशंस। तो अलग अलग जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं का समय के साथ विकास हुआ, वो सभ्यताएं आगे चल करके धीमे धीमे डिजनरेट भी करी। तो एक बार यहां तक का अपन लिख लेंगे। अगर हम एनसीईआरटी का फोटो देखें, तो ह्यूमन स्कल ज्यादा रिजेंबल किससे करता है? एडल्ट चिंपैंजी की बेबी? किससे ज्यादा रिजेंबल करता है? बेबी चिंपैंजी के साथ। अब दूसरा काम, अपने को इवोल्यूशन की ईएलपी और मॉड्यूल यहां तक का अपन लिख लेंगे। अगर हम एनसीईआरटी का फोटो देखें, तो ह्यूमन स्कल ज्यादा रिजेंबल किससे करता है? एडल्ट चिंपैंजी की बेबी? किससे ज्यादा रिजेंबल करता है? बेबी चिंपैंजी के साथ। अब दूसरा काम, अपने को इवोल्यूशन की ईएलपी और मॉड्यूल सॉल्व कर लेना है, जो हम डिस्कस करेंगे मंडे को। कल नहीं, हम करेंगे डिस्कस मंडे को। कल अपन शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो मतलब ये 12वीं वाली एनसीईआरटी लानी बंद कर दूं? तो मैंने भाई कहा कि आपको 12वीं वाली एनसीईआरटी ही लानी है, अभी ला रहे तो 12वीं वाली ही लानी है। क्रोमोसोम नंबर 3 और 6 का बेंडिंग पैटर्न सेम होता है। बेंडिंग पैटर्न मतलब जब क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं, तो जब स्टेन करते हैं तो यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन होता है ना, तो वो बेंडिंग पैटर्न दोनों में सेम है।